हेलो दोस्तों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बताऊंगा। और आज इस वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट के जितने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स के फार्मूले आपको मिल जाएंगे और फिजिक्स सेकेंड के फार्मूले का वीडियो आपको मैं कल प्रोवाइड करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आवेश यानी कि आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसके लिए सूत्र होता है Q बराबर NE। तो ये सूत्र जो होता है आवेश ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें यहाँ पर जो N दिया गया है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, याद रखिएगा N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, याद रखिएगा। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। बाकी परिमाण दोनों के जो है वो समान होते हैं। इसके बाद कूलाम का नियम, तो इसका सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 और बटे R²। तो ये कूलाम के नियम का सूत्र होता है। यहाँ पर हम लोग बल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर बल का मात्रक जो प्रयोग किया जाता है वो न्यूटन। इसके अलावा आप ये सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि F बराबर यानी कि जो ये दिया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन0, इसका आप मान रख दीजिए, यानी कि 9 गुणे 10 की घात 9। आप चाहे तो इसकी जगह पे ये प्रयोग कर दीजिए। बाकी आगे यहाँ पर वही लिखना है, यानी कि Q1 Q2 बटे R²। तो आप ये सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी मात्रक यहाँ भी न्यूटन ही प्रयोग करना है। बाकी इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ लिखा गया कि यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात अथवा वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम है, यानी कि निर्वात और वायु के स्थान पर अगर कोई अन्य माध्यम होगा, तो यही जो सूत्र आपको बताया गया था, फिर यहाँ पर ये सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K और फिर इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं FM से। तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा। ये तब प्रयोग किया जाएगा जब माध्यम वायु या निर्वात के अलावा कुछ और होगा, तो वहाँ पर ये माध्यम का परावर्तनांक यानी कि K लिखा जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इस सूत्र में और इस सूत्र में यहाँ पर K लिखा गया है। अगर इन दोनों को यहाँ पर भाग कर दिया जाए, यानी कि इसको हम लोग इस समीकरण से भाग कर दें, तो ध्यान दीजिए भाग करने पर यहाँ पर LHS साइड में आएगा F और बटे में हो जाएगा FM, इस प्रकार से। और बराबर में ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा K यहाँ पर ये 1/1 और यहाँ पर आएगा 1/K। तो ये K जो है वो पलट के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये सूत्र बन जाएगा F/FM बराबर K। तो यहाँ पर K जो है वो माध्यम का परावर्तनांक है। इसके अलावा इसमें जो एप्सिलॉन0 लिखा गया है इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, याद रखिएगा एप्सिलॉन0 निर्वात की वैद्युतशीलता। और इस एप्सिलॉन0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इतना हो जाएगा। और इसके अलावा ध्यान दीजिए इसी में दिया गया है नोट पॉइंट 1 कि यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो एक आवेश प्रयोग किए गए थे Q1 और Q2, यानी कि अगर इन दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो इन पर जो आवेश की मात्रा होती है वो समान हो जाती है। और इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे Q1 बराबर Q2 बराबर लिख सकते हैं आप Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी कि उन दोनों कणों पर जो आवेश होगा उसे योग करके आप 2 से भाग कर देंगे, तो जितना मान आएगा वही उन दोनों कणों पर आवेश हो जाएगा। तो फिर हम लोग Q1 और Q2 का मान ये प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है सदिश E बराबर सदिश F बटे Q0। तो ये यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। ये एक सदिश राशि है, यहाँ पर ये जो तीर दिया गया है इससे आपको पहचानना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक सदिश राशि है। और इस तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ये आप इसे देख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये बन जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। और यहाँ पर जो Q0 दिया गया है ये होता है परीक्षण आवेश, इसे बोलते हैं परीक्षण आवेश।
इसके बाद अगला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मात्रक अभी आपको बताया गया था न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ पर जो ये दिया गया है यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये इसका मान हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QX, और फिर बट्टे में होता है इसमें A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो ये जो है एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। यहाँ भी आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10⁹ प्रयोग कर सकते हैं। मात्रक आपको बताया गया है, यहाँ भी वही न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से। इसका सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 2QL। तो यहाँ पर P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है, और 2L जो है यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसके बाद अगला है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। तो इसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। तो इसमें P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसके अलावा यहाँ पर ये टाउ दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं बल युग्म। याद रखिएगा, इसे हम लोग टाउ बोलते हैं, वैसे इसका सही नाम होता है टो। तो ये टो यानी कि बल युग्म हो जाएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य है, इसका सूत्र होता है W बराबर PE, इसके बाद cos θ1 माइनस cos θ2, यानी कि इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। इतना हो जाएगा। P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर पहला कोण यानी कि θ1 जो है इसका मान आपको 0 दिया गया हो, और इसके अलावा यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, जो दूसरा कोण है यानी कि θ2, इसका मान हम लोग मान लें यहाँ पर थीटा। ध्यान दीजिए, θ1 को 0 मान लिया गया है और θ2 बराबर मान लिया गया थीटा। तो अगर ये मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा W बराबर PE, इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा cos θ1 की जगह पे 0, फिर माइनस cos θ2 की जगह पे हो जाएगा थीटा। यानी कि यहाँ पर अब आप लिखेंगे W बराबर PE, इसके बाद यहाँ पर cos 0, इसका मान हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा। तो ये सूत्र इतना हो जाएगा, यानी कि W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो ये सूत्र फिर इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके बाद अगला है थीटा कोण की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अगर थीटा कोण की स्थिति दी गई तो उस समय वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा जो होगी उसका सूत्र होता है U थीटा बराबर माइनस PE cos थीटा। तो उस समय सूत्र ये प्रयोग होगा, थीटा यानी कि जिस कोण पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी वो यहाँ पर प्रयोग करना है। P यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। इसके बाद अगला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें 3 स्थितियां हैं। पहली कंडीशन में अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में तीव्रता। तो अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में जो तीव्रता होती है इसका सूत्र यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। E बराबर, ये याद रखिएगा, यहाँ पर सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बट्टे R3। तो अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति, तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई R3। तो ये इतना हो जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर तीव्रता है, तो अगर इसका मात्रक आप प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर मात्रक ये प्रयोग होगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम इतना होगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन है r दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर तीव्रता। तो इसके लिए सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे R क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि R दूरी पर स्थित तथा थीटा कोण बनाते हुए जो है किसी बिंदु पर तीव्रता का सूत्र इतना होता है। इसके बाद सतत आवेश वितरण, तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला है रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q बटे L। यहाँ पर ये रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है, तो लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व, Q आवेश और L लंबाई। अगर इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये लंबाई यानी कि मीटर, तो ये बन जाएगा कूलाम प्रति मीटर। इसके बाद अगला है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, इसका सूत्र होता है Q बाई A। तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा, Q आवेश हो जाएगा, A क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका सूत्र प्रयोग करेंगे तो Q यानी कि कूलाम, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगला है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को लिखते हैं रो से, इसका सूत्र होता है रो बराबर Q बाई V इतना होता है। तो रो आयतन आवेश घनत्व होता है, Q आवेश है, V आयतन है। तो यहाँ पर इसका अगर सूत्र प्रयोग करेंगे तो आवेश का कूलाम हो जाएगा, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये कूलाम प्रति मीटर क्यूब, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है घन कोण। तो घन कोण को हम लोग लिखते हैं ओमेगा से, इसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर डेल्टा ए बट्टे आर स्क्वायर। तो डेल्टा ए यहाँ पर क्षेत्रफल होता है और आर यहाँ पर त्रिज्या होगी, और ओमेगा जो होगा वो घन कोण होगा। तो इसको लिखेंगे ओमेगा बराबर डेल्टा ए बाई आर स्क्वायर, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर आप मात्रक लिख सकते हैं, ये हो जाएगा स्टेरेडियन, या फिर इसका एक सूत्र और भी प्रयोग होता है, यानी कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, यानी कि अगर कोण दिया होगा तो फिर घन कोण का सूत्र ये प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से, इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर, यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन सदिश ई इंटू डी ए, इस प्रकार से लिखते हैं। और यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, या फिर आप वैद्युत फ्लक्स के लिए दूसरा सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और इसका एक मात्रक और भी होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई, और ए जो होता है वो क्षेत्रफल होगा, और यहाँ पर फाई ई जो है वो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय जो होती है उसे हम लोग लिखते हैं फाई ई बराबर क्यू और इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा। इसके अलावा आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन सदिश E इंटू डी ए, ध्यान दीजिए ये फाई ई बराबर जो अभी आपको बताया गया था ये, तो इसकी जगह पे आप ये लिख दीजिए, बाकी बराबर में यहाँ पे जो आया है यानी कि Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो इस सूत्र का प्रयोग भी किया जाता है। इसके बाद अगला दिया गया है एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है एक समान रूप से आवेशित कोश के कारण, तो ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर एक समान रूप से आवेशित एक कोश बनाया गया है, ये हो जाएगा, इस पर एक समान रूप से आवेश जो है इस पृष्ठ पर फैला हुआ है, समान रूप से आवेश जो दिया है वो दिया गया है। इसकी त्रिज्या यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, तो इतना दिया गया है। अब हम लोगों को इसमें तीन स्थितियाँ होती हैं अलग अलग, जैसे पहला लिखा गया है कि जब आर इज़ ग्रेटर देन आर, यानी कि जिस बिंदु पर हम लोगों को तीव्रता ज्ञात करनी है कि तो वो अगर इस गोले के बाहर, यानी कि जैसे कि यहाँ पर ये बना रहे हैं डॉट डॉट, ध्यान दीजिए इस प्रकार से बनाया गया है, यानी कि अगर तीव्रता जो है वो इस गोले के बाहर किसी बिंदु पर ज्ञात करनी है तो इस बड़े गोले की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर, और इस छोटे गोले की त्रिज्या थी आर, यानी कि अगर
इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी, तो उस समय ये r जो होगा यहाँ पर वो कैपिटल R से बड़ा हो जाएगा। तो वही लिखा गया है कि जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि जब तीव्रता हम लोगों को इस गोले के बाहर ज्ञात करनी है तो वहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है तीव्रता ज्ञात करने के लिए। और याद होगा आपको पृष्ठ घनत्व जो बताया गया था, यानी कि जिसका सूत्र था सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, यह भी आपको बताया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्यू, और अगर यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे कोश का तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इतना होगा। तो अगर यहाँ से हम लोग क्यू यानी कि आवेश का मान ज्ञात करें तो ये संख्या इधर गुणे में आ जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा सिग्मा, ये सिग्मा और ये संख्या गुणे में आएगी तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। तो अगर ये मान हम लोग यहाँ पर क्यू की जगह पे रख देते हैं तो यही सूत्र जो आया था वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और बट्टे में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये सूत्र इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर सिग्मा जो है वो पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, इसके अलावा कैपिटल आर गोलीय कोश की त्रिज्या होगी और स्मॉल आर जो होगा ये वो बाहर वाला बिंदु होगा जहाँ पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि उस कोश के बाहर। तो ये सूत्र प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है जब r बराबर r, यानी कि जिस समय ये बिंदु P जो है इसी बिंदु पर हो तो उस समय स्मॉल r जो होगा वो इसके बराबर माना जाए, क्योंकि ये वाला बिंदु इसी बिंदु पर आपको लेना है। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगा तो हम लोगों ने जहाँ स्मॉल r का प्रयोग किया था वहाँ पर केवल आपको कैपिटल R का प्रयोग कर देना है, यानी कि यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये सूत्र इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस सूत्र में जब हम लोग इसका मान रखेंगे तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र इस प्रकार से आ जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटल स्मॉल r जो दिया गया इसकी जगह हम लोग लिखेंगे कैपिटल R, यानी क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कैपिटल R से ये कैपिटल R कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये सूत्र हो जाएगा। इसके बाद इसकी जो तीसरी कंडीशन है उसमें दिया गया है कि जब r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि अगर जो बिंदु लिया गया था P अगर ये गोलीय कोश के अंदर आ जाए तो उस समय स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से छोटा हो जाएगा और गोलीय कोश के अंदर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब आवेश का मान शून्य होगा तो आवेश शून्य होने के कारण तीव्रता भी जो होगी वो शून्य हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में तीव्रता जो होगी वो शून्य होगी। इसके बाद अगला है एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सेम उसी प्रकार से है, केवल इस बार अचालक गोला प्रयोग करना है गोली कोश की जगह पे, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल r है जब वो बड़ा होगा कैपिटल R से, यानी कि r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो जब हम लोग गोली के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, आवेशित अचालक जो गोला है उसके बाहर जब तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सूत्र जो प्रयोग किया जाएगा वो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और इसमें जो हम लोगों को आयतन आवेश घनत्व है अगर उसका प्रयोग करेंगे तो ये सूत्र इस प्रकार से आएगा E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R क्यूब और बटे में हो जाएगा 3r स्क्वायर। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो रो होगा इसका यहाँ पर हम लोग जो मान प्रयोग करेंगे वो होगा Q बटे 4/3 पाई R क्यूब, यानी कि ये आयतन आवेश घनत्व होता है, आवेश बटे आयतन। तो यहाँ पर हम लोग अचालक गोले का आयतन प्रयोग करेंगे तो वही लिखा गया 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको आयतन आवेश घनत्व दिया जाएगा तब। इसके बाद दूसरी कंडीशन जब स्मॉल r कैपिटल R के बराबर होगा, यानी कि अगर बिंदु उसी अचालक गोले के पृष्ठ पर लिया गया है तो उस समय सूत्र होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा दूसरा सूत्र आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आयतन आवेश घनत्व दिया गया है तो रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R/3। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी कंडीशन में जब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि अगर बिंदु जो है वो अचालक गोले के अंदर लिया जाएगा तो वहाँ पर तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर और बट्टे में कैपिटल R क्यूब।
फिर इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर आपको आयतन आवेश घनत्व तो दिया गया है तो रो बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r बाई 3, फिर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद अगला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं E बराबर लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। यहाँ पर लेमडा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है। तो याद रखिएगा इस सूत्र को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसी सूत्र को, यानी कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा बाई r। या फिर आप इसी सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि E बराबर 1/, यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बाई r। तो इसी सूत्र को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसमें लेमडा जो होगा वो रेखीय आवेश घनत्व होगा। इसके बाद अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट यानी कि चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। इसके बाद अगला है यानी कि आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये इतना होता है। तो इसमें पहला सूत्र होगा वैद्युत विभव का। तो इसका सूत्र होता है V बराबर W बटे Q0। तो ये सूत्र होता है V बराबर W बटे Q0। तो यहाँ पर W जो है किया गया कार्य होता है, Q0 जो है वो परीक्षण आवेश होता है। ध्यान दीजिए वैद्युत विभव है, तो यहाँ पर अगर आप इस सूत्र के अनुसार इसका मात्रक प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए W यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल। इसके बाद Q0 आवेश है तो इसका मात्रक होगा कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम। और इसके अलावा जो हम लोग वैद्युत विभव का मात्रक प्रयोग करते हैं वो होता है वोल्ट। तो आप इस सूत्र की मदद से भी मात्रक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वैद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं VA माइनस VB बराबर होता है W बटे Q0, यानी कि सूत्र जैसे इसमें दिया गया था उसी प्रकार होगा, केवल यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिखा जाएगा, यानी कि VA माइनस VB बराबर हो जाएगा W बटे Q0। मात्रक इसका भी आप वही होगा यहाँ पर, यानी कि जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। इसके बाद अगला है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का जो सूत्र होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर माध्यम का परावर्तनांक दिया गया तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं K, यानी कि ये हो जाता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q बाई R। तो आप यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन हवा या फिर निर्वात के लिए जो है K का मान हमेशा कितना होता है 1। अगर K बराबर 1 प्रयोग कर देंगे तो यही सूत्र जो होगा ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R। ये इतना हो जाएगा। बाकी विभव का मात्रक आपको बताया ही गया, इसका मात्रक वोल्ट, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं यहाँ पर K बराबर Q इंटू डेल्टा V। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो K गतिज ऊर्जा होगी, Q आवेश होगा, डेल्टा V यहाँ पर विभवांतर होगा। तो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं जूल। तो यहाँ पर आपको सूत्र के साथ साथ मैं मात्रक भी बता रहा हूँ ताकि आपको मात्रक में भी कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है वेग। तो वेग को लिखते हैं स्मॉल v से, इसका सूत्र होता है स्मॉल v बराबर √2q इंटू डेल्टा v और बट्टे m। तो इस सूत्र का प्रयोग वेग ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए m जो होता है वो आवेशित कण का द्रव्यमान, यानी कि जो आवेशित कण होता है उसका द्रव्यमान होगा m, और डेल्टा V यहाँ पर वैद्युत विभवांतर होगा, बाकी Q जो है वो आवेश है। इसके बाद अगला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है U बराबर, यहाँ पर प्रयोग करते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बट्टे R। तो इस सूत्र का प्रयोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए करते हैं। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसका मात्रक भी जूल होता है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, अगला है एक समान रूप से आवेशित गोले की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा।
तो ध्यान दीजिए गोले की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है U बराबर 3Q² बट्टे यहाँ पर होता है 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग गोले की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। इसमें Q जो होता है वो गोले पर वितरित आवेश होता है, Q गोले पर वितरित आवेश, और कैपिटल R जो है वो गोले की त्रिज्या होती है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है एक समान रूप से आवेशित एक पतले गोली कोष की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। इसके पहले भी आपको गोले की बताई गई थी, यहाँ पर गोली कोष की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। तो इसका सूत्र होता है U बराबर Q² बट्टे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो गोली कोष की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व को हम लोग लिखते हैं U से। ध्यान दीजिए कहीं कहीं पर इसको UE से लिखा गया है या फिर कहीं पर केवल स्मॉल u से लिख दिया गया। तो ध्यान दीजिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऊर्जा घनत्व है, चाहे UE से लिखा हो या फिर स्मॉल u से लिखा गया हो। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E²। तो यहाँ पर कैपिटल E जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया कि निर्वात के अन्य किसी माध्यम में, यानी कि निर्वात के अलावा अगर कोई अन्य परावर्तांक के दिया गया हो तो यही सूत्र जो होता है वहाँ पर फिर इस प्रकार से प्रयोग होगा, यानी कि स्मॉल u बराबर 1/2 कैपिटल K एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल E²। फिर इस सूत्र को आप इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर ऊर्जा घनत्व है, इसका मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं जूल प्रति मीटर क्यूब। तो याद रखिएगा ऊर्जा घनत्व का मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो ध्यान दीजिए इसकी 3 स्थितियाँ हैं अलग अलग। तो पहला है अक्षीय स्थिति, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R²। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है अक्षीय स्थिति में। इसके बाद निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक सामान्य स्थिति दी गई है, इसके लिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा बट्टे स्मॉल r²। इस सूत्र का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर विभव है, इसके लिए मात्रक आपको बताया गया है वोल्ट। इसके बाद अगला है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को लिखते हैं हम लोग K से। सूत्र होता है K बराबर -ΔV बट्टे ΔX। इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए माइनस फिर ब्रैकेट में ΔV बट्टे ΔX। तो यहाँ पर K विभव प्रवणता है, ΔV जो है वो विभव में परिवर्तन है और ΔX दूरी में परिवर्तन है, यानी कि ये बन जाएगा K बराबर -ΔV बटे ΔX। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं E बराबर -ΔV बटे ΔX। यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तीव्रता के लिए मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये आप इसके अनुसार लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर विभव वोल्ट और दूरी मीटर, तो ये बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है वैद्युत धारिता। तो वैद्युत धारिता को लिखते हैं कैपिटल C से। इसका सूत्र होता है कैपिटल C बराबर Q/V। तो यहाँ पर Q आवेश होता है, V विभव होता है, तो ये वैद्युत धारिता का सूत्र हो जाएगा। अगर यहाँ से आप आवेश ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात कर सकते हैं। तो Q बराबर ये हो जाएगा फिर CV, यानी कि ये आवेश भी आप इससे ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार। इसके बाद अगला है विलगित गोली चालक की धारिता। तो इसके लिए यहाँ पर विलगित गोली चालक की धारिता के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। तो यहाँ पर A जो है स्मॉल a जो दिया गया ये गोले की त्रिज्या होती है, यानी कि जो गोली चालक दिया गया उसकी त्रिज्या के परावर्तांक होता है। और अगर माध्यम वायु या फिर निर्वात है तो वायु और निर्वात के लिए आपको बताया गया है कि K का मान जो होता है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब K का मान हम लोग 1 प्रयोग करेंगे तो वायु में धारिता लिखते हैं C0 से, यानी कि C0 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। फिर आप इसी सूत्र को इस प्रकार से
लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए अगर इन दोनों को भाग कर दिया जाए आपस में तो भाग करने पर इसका मान इतना आ जाता है, यानी कि C/C0 बराबर यहाँ पर ये सभी राशियाँ कट जाएंगी तो यहाँ पर बराबर में आ जाएगा K, यानी कि इससे एक सूत्र ये भी बन जाएगा। तो C यहाँ पर जो है K परावर्तांक वाले माध्यम की धारिता हो जाएगी, C0 वायु में धारिता हो जाएगी और K माध्यम का परावैद्युतांक हो जाएगा। इसके बाद अगला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सूत्र प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको आवेश और विभव दिया गया तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं 1/2 QV। अगर आवेश और विभव दिया होगा तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये प्रयोग करेंगे। अगर आपको आवेश और धारिता दी गई तो वहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं 1/2 Q²/C, यानी कि आवेश और धारिता दी गई तो फिर ये सूत्र प्रयोग करेंगे। अगर आपको धारिता और विभव दिया गया तो वहाँ पर प्रयोग करते हैं 1/2 CV², यानी कि इस प्रकार से इनको प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको आवेश और विभव दिया जाएगा तो आप U बराबर इतना लिखेंगे, अगर आवेश और धारिता दी जाएगी तो U बराबर 1/2 Q²/C का प्रयोग करेंगे, और अगर धारिता और विभव दिया जाएगा तो इसका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं V से, और इसका सूत्र होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश यानी कि Q1 + Q2 और बटे में कुल धारिता यानी कि C1 + C2। तो ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हो जाएगा, V बराबर Q1 + Q2 बटे C1 + C2। ये इतना हो जाएगा। और आप इसी सूत्र को इस प्रकार से भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि V बराबर इसे लिख सकते हैं आप C1V1 + C2V2 और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा C1 + C2। यानी कि अगर आपको आवेश नहीं दिया गया उसके जगह पे धारिता और विभव दी गई तो फिर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करने के लिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर अगला है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, यानी कि ऊर्जा में कमी। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं ΔU, या फिर आप लिख सकते हैं इसको U-U डैश, इतना लिखेंगे। बराबर सूत्र होता है यहाँ पर C1C2 बट्टे में लिखते हैं इसको 2C1 + C2 और इसके बाद इनटू में होता है V1 - V2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊर्जा में ह्रास ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो इसमें ध्यान दीजिए अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन जब परावैद्युत पूर्णता भरा गया हो, यानी कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पूर्णता भरा होता है तो उस समय हम लोग जो सूत्र प्रयोग करते हैं वो होता है C बराबर K∈0 × A/D। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं और धारिता का मात्रक फैरड होता है, यानी कि यहाँ पर आप F लिख सकते हैं फैरड। तो यहाँ पर ये फैरड यानी कि मात्रक दिया गया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर F का मतलब यहाँ पर फैरड से है। तो C बराबर K∈0 × A/D इतना प्रयोग करते हैं। अगर माध्यम वायु या निर्वात हो गया, यानी कि परावर्तक जो K था उसकी जगह पर वायु या फिर निर्वात हुआ, तो वायु और निर्वात के लिए K का मान जो होता है 1। तो K का मान अगर 1 प्रयोग करेंगे तो C0 बराबर फिर ये आ जाएगा ε0 × A और बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा D। तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे यहाँ से, तो ये इतना आ जाएगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन है इसकी जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो। तो जब परावैद्युत आंशिक रूप से भरा होता है तो फिर सूत्र प्रयोग करते हैं C बराबर ε0 × A और बट्टे में होता है D - T + T/K फैरड। तो अगर आंशिक रूप से भरा जाएगा तो वहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसमें याद रखिएगा D जो होता है वो संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी होती है, T जो होता है वो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होती है, यानी कि जो आंशिक रूप से परावैद्युत भरा गया है उसकी मोटाई होती है ये T यहाँ पर। इसके अलावा K परावैद्युतांक है, A संधारित्र का क्षेत्रफल होगा। इसके बाद है संधारित्रों का संयोजन। तो संयोजन दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो ये श्रेणी क्रम में प्रयोग होता है। और समांतर क्रम में धारिता का सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं तो C बराबर C1 + C2 + C3। ये समांतर क्रम में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं F बराबर 1/2 q × E।
तो ये बल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, Q आवेश होता है और E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए, पहला सूत्र है वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग I बराबर Q/T। तो यहाँ पर Q आवेश होता है, T समय है और I वैद्युत धारा है और इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो एम्पियर को लिखते हैं हम लोग A से। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग क्रमशः जो है U1, U2, U3 इसी प्रकार दिए गए हों UN, तो जब इनका औसत ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी कि प्लस लग जाएगा इन सभी में, तो इन सब का जो औसत मान होता है वो 0 होता है, यानी कि औसत ऊष्मीय वेग जो होता है वो 0 होता है। तो इसे लिखेंगे U1 + U2 + U3 UN/N बराबर हो जाएगा 0। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला दिया गया है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध होता है I बराबर NE/AVD। इतना सूत्र होता है। यहाँ पर I वैद्युत धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A यहाँ पर क्षेत्रफल होगा और VD जो है वो अनुगमन वेग होगा। इसके बाद अगला है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल J से। सूत्र होता है J बराबर I/A, यानी कि धारा बटे क्षेत्रफल, इतना होता है। इसके अलावा जो इसका दूसरा सूत्र होता है वो होता है J बराबर NE/VD। अगर ये सूत्र आपको ज्ञात करना है तो I की जगह पे जो अभी आपको सूत्र बताया गया था यानी कि NE/AVD, अगर ये मान रखेंगे तो आपको ये वाला सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये धारा घनत्व हो गया। अब इसके बाद गतिशीलता। तो गतिशीलता को लिखते हैं म्यू से। सूत्र होता है म्यू बराबर VD/E। चाहे तो इस सूत्र का प्रयोग कीजिए या फिर इसके अलावा इसका सूत्र होता है J/NE/E। इस सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये अनुगमन वेग और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप अनुगमन वेग का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा धारा घनत्व, इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद अगला है अर्धचालक की विशिष्ट वैद्युत चालकता। तो विशिष्ट वैद्युत चालकता को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सिग्मा से और इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर स्मॉल e NE, इसके बाद म्यू E प्लस NH इंटू म्यू H। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिग्मा विशिष्ट वैद्युत चालकता होती है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, NE इलेक्ट्रॉनों की संख्या और म्यू E इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता। इसके बाद NH यानी कि क्वार्टरों की संख्या और म्यू H यानी कि क्वार्टरों की गतिशीलता। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद है वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं R से। इसका सूत्र होता है V/I। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ओम का नियम जो पढ़ाया गया उसमें ध्यान दीजिए वो होता है V/I बराबर नियतांक, यानी कि V/I बराबर होता है कांस्टेंट। ये एक नियतांक होता है और यही नियतांक यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है R। तो इस प्रकार से भी ये सूत्र ओम के नियम में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर R यानी कि कैपिटल R को ज्ञात करने के लिए हम लोग ये सूत्र भी प्रयोग करते हैं, यानी कि M/L और बट्टे में हो जाएगा NE² टाउ और इंटू A। तो इस सूत्र का प्रयोग भी किया जाता है इसमें। तो M यहाँ पर द्रव्यमान है, L लंबाई है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसके अलावा A जो दिया गया है ये क्षेत्रफल है और टाउ जो है यहाँ पर इसे बोलते हैं श्रांतिकाल। याद रखिएगा ये श्रांतिकाल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुगमन वेग VD, श्रांतिकाल टाउ तथा तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल V में संबंध। तो इसमें जो संबंध होता है इसे हम लोग लिखते हैं VD बराबर E कैपिटल V बट्टे ML इंटू टाउ। तो यहाँ पर टाउ अभी आपको बताया गया था, ये श्रांतिकाल होता है, V विभवांतर है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, M द्रव्यमान है, L लंबाई होगी और VD यहाँ पर अनुगमन वेग है। अगर आपको यहाँ पर विभवांतर की जगह पे वैद्युत क्षेत्र दे दिया गया तो फिर इसी सूत्र को यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, यानी कि E इंटू कैपिटल V बट्टे पर यहाँ पर होता है M और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर टाउ। तो
यहाँ पर अगर तीव्रता दी गई है तो ये हो जाएगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई स्मॉल एम। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एम द्रव्यमान हो जाएगा। इसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं रो से। इसका सूत्र होता है रो बराबर आर इंटू ए बाई एल। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर जो इसका मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है विशिष्ट प्रतिरोध का एक सूत्र और भी प्रयोग करते हैं धातु के प्राचलों के लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो होता है रो बराबर एम बट्टे एन ई स्क्वायर टाउ। तो इस सूत्र का प्रयोग भी विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता को लिखते हैं सिग्मा से। इसका सूत्र होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। तो ये इतना हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में संबंध। तो विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में जो संबंध होता है ये होता है J बराबर सिग्मा इंटू ई, और ये सदिश राशि है इसलिए इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि ये धारा घनत्व बराबर विशिष्ट चालकता और गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद है T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध। तो अगर T डिग्री सेल्सियस ताप दिया गया तो इस पर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं RT बराबर R0 ब्रैकेट में होता है 1 प्लस अल्फा टी, ये इतना हो जाएगा। तो आर टी यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, अल्फा यहाँ पर ताप गुणांक होगा। तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इसके बाद वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा को हम लोग लिखते हैं W से, क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। तो W बराबर जो सूत्र होता है वो होता है VIT, यानी कि यहाँ पर ये विभव, ये धारा और ये समय। इसके अलावा इसका दूसरा सूत्र प्रयोग करते हैं I स्क्वायर RT, यानी कि अगर प्रतिरोध, धारा और समय दिया जाएगा तो ये प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक और भी होता है, यानी कि V स्क्वायर T बाई R। तो ये इतना हो जाएगा। वैद्युत ऊर्जा है और इसका मात्रक होता है जूल। इस प्रकार से अगर हम लोगों को उष्मा ज्ञात करनी पड़े तो उष्मा का सूत्र होता है H बराबर W बाई 4.2। ध्यान दीजिए इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो W के जगह पे आप ये सारे मान प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ये सूत्र बन जाएगा फिर H बराबर W के जगह पे जब ये मान रखेंगे तो VIT और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4.2, या फिर आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर I स्क्वायर RT और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 4.2। इसके बाद फिर बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T और बट्टे में R और इंटू में हो जाएगा 4.2, इतना हो जाएगा। तो ये उष्मा है और उष्मा का मात्रक जो होता है वो होती है कैलोरी। तो यहाँ पर इसका मात्रक हम लोग लिख सकते हैं कैलोरी। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति को हम लोग लिखते हैं P से और सूत्र होता है इसका P बराबर W बट्टे T। तो ध्यान दीजिए अभी W के आपको कई सूत्र बताए गए थे, यानी कि वैद्युत ऊर्जा के, अगर वो सभी मान यहाँ पर रखेंगे तो P के यहाँ पर जो मान प्राप्त होंगे उसमें से ध्यान दीजिए एक मान तो आपका आ जाएगा I स्क्वायर R, दूसरा मान हो जाएगा V स्क्वायर R। इस प्रकार से भी आप P के मान ज्ञात कर सकते हैं। ये वैद्युत शक्ति है और इसका मात्रक होता है वाट। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद प्रतिरोधों का संयोग। तो प्रतिरोधों का संयोग दो प्रकार से होता है, यानी कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम के लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। फिर इस सूत्र का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और विभवपतन। तो ध्यान दीजिए विद्युत वाहक बल को लिखते हैं E से। इसका सूत्र होता है W बट्टे यहाँ पर हो जाएगा Q, इतना होता है। टर्मिनल विभवांतर को लिखते हैं V से। इसका सूत्र होता है W बट्टे Q। विभवपतन को यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं V डैश से। इसका भी सूत्र होता है W बट्टे Q। तो अब ध्यान दीजिए इन तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर जो वैद्युत ऊर्जा प्रयोग होगी वो पूरे परिपथ की होगी, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं W टोटल, ये लिख दीजिए, यानी कि पूरे परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो यहाँ पर यूज होगी। तो यहाँ पर ये आएगा विद्युत वाहक बल।
अगर केवल बाह्य परिपथ में ऊर्जा लग रही है, यानी कि यहाँ पर आप बाह्य का प्रयोग लिख सकते हैं, यानी कि बाह्य परिपथ की जो ऊर्जा होगी वो इसमें प्रयोग होगी टर्मिनल विभवांतर में, और विभव पतन में जो ऊर्जा प्रयोग होती है वो होती है आंतरिक परिपथ की ऊर्जा। तो ये तीनों में अंतर होता है। बाकी तीनों के सूत्र वही, यहाँ पर पूरे परिपथ की ऊर्जा यूज होगी, यहाँ पर बाह्य परिपथ की और यहाँ पर आंतरिक परिपथ की ऊर्जा यूज होगी। इसके बाद अगला है V, E एंड R में संबंध। V का मतलब यहाँ पर टर्मिनल विभवांतर, E का मतलब विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो इसमें संबंध जो होता है उसे लिखते हैं V बराबर कैपिटल E माइनस आई आर। तो ये संबंध होता है। इस परिपथ से आप धारा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर धारा का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये बनेगा सूत्र I बराबर E बटे कैपिटल R प्लस R। इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r से। इसका सूत्र होता है कैपिटल R E बाई V और -1। तो इस सूत्र का प्रयोग स्मॉल r ज्ञात करने के लिए किया जाता है। या फिर इसके अलावा भी इस सूत्र का प्रयोग अगले प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R L1 बाई L2, यानी कि अगर तार की लंबाई दी गई तो यहाँ पर ये प्रयोग करेंगे 1। तो इस सूत्र का प्रयोग आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए किरचॉफ के नियम। तो इसमें ध्यान दीजिए इनका प्रथम नियम जो होता है वो होता है सिग्मा I बराबर 0, यानी कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं। संधि यानी कि ध्यान दीजिए जैसे कि कहीं पर किसी संधि पर एक साथ जो है कई तार जुड़े हैं, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इस प्रकार बनाया गया, तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये संधि हो जाएगी इनकी। इसमें जैसे यहाँ पर धारा हम लिख देते हैं I5, इसको लिख देते हैं I4 और ये धारा हो जाती है I3, इसके बाद I1 और फिर यहाँ पर ये हो जाएगी I2 और ये संधि इसके मान लेते हैं यहाँ पर O। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इन समस्त धाराओं का योग जो होगा वो शून्य होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे I1 ये पहली धारा, फिर प्लस I2। इसके बाद ध्यान दीजिए धारा की दिशा भी ध्यान रखना है। जो धाराएं संधि की ओर जाएंगी उनका मान धनात्मक और जो संधि से बाहर जाती हैं उनका मान ऋणात्मक, यानी कि -I3 -I4 और -I5 बराबर हो जाएगा 0। या फिर आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं I1 प्लस I2 और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा I3 प्लस I4 और प्लस I5, यानी कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय नियम। तो इनका द्वितीय नियम होता है सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी कि किसी बंद परिपथ में कार्यरत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग जो होता है उस परिपथ में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर ये सिग्मा दिया गया है। तो ये द्वितीय नियम होता है, यानी कि अगर इसके अनुसार आप सूत्र को तोड़ेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 इंटू डॉट डॉट यहाँ पर हो जाएगा IN RN और बराबर इस तरफ लिखेंगे आप E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस इंटू डॉट डॉट EN, यानी कि इस प्रकार से इसको तोड़ के लिख सकते हैं आप। इसके बाद व्हीट स्टोन सेतु, इसका प्रयोग प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि P/Q बराबर R/S। इसमें से आपको 3 प्रतिरोध ज्ञात कर रहेंगे और चौथा जो अज्ञात प्रतिरोध होगा उसका निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु से भी प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, यानी कि यश बराबर सूत्र होता है कैपिटल R, यहाँ पर 100 माइनस L/L। तो L लंबाई कैपिटल R प्रतिरोध और S अज्ञात प्रतिरोध। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता को लिखते हैं K से। सूत्र होता है K बराबर V/L। तो इस सूत्र का प्रयोग विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला है दो शेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। तो विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए। इसके बाद अगला है वैद्युत सेलों के संयोग, यानी कि जब वैद्युत सेलों को जोड़ दिया जाता है तो उस समय धारा का मान क्या होता है। ध्यान दीजिए जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वैद्युत धारा का मान जो होता है वो होता है NE बटे NR और प्लस कैपिटल R। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो E सेल का विद्युत वाहक बल होता है,
n यहाँ पर शेलों की संख्या हो जाएगी, स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध होता है और कैपिटल R जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध होता है। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर NR जो है अगर वो बहुत कम है R से, यानी कि अगर इससे बहुत कम होता है, तो इस समय इसके लिए जो कंडीशन आती है वो सूत्र में धारा का मान फिर प्रयोग करते हैं, I बराबर NE बट्टे कैपिटल R, फिर इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और अगर यहाँ पर जो NR था अगर इसका मान इससे अधिक होता है तो फिर यहाँ पर सूत्र जो प्रयोग करते हैं वो होता है फिर I बराबर E बट्टे R, तो फिर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो परिपथ है यानी कि ये वाला लाभप्रद नहीं होता है, लेकिन ये वाला परिपथ जो होता है लाभप्रद होता है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, समांतर क्रम। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारा का मान जो होता है वो होता है I बराबर NE बट्टे स्मॉल r प्लस n इंटू कैपिटल R। तो स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R बाह्य प्रतिरोध। इसमें भी इसी प्रकार दो स्थितियां हैं, यानी कि अगर स्मॉल r जो है वो छोटा है कैपिटल R से, तो उस समय जो धारा का मान होगा वो होगा I बराबर E बट्टे R, इतना होता है। और इसके बाद जो दूसरी स्थिति है, अगर इसमें स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक होता है तो उस समय जो धारा का मान होता है वो होता है I बराबर NE बट्टे स्मॉल r। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ये वाला संयोजन जो होता है लाभप्रद होता है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता है। इसके बाद अगला होता है मिश्रित क्रम, यानी कि जब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को साथ में यूज किया जाए तो साथ में यूज करने पर जो प्रतिरोध आता है वो होता है n इंटू स्मॉल r बट्टे m। तो ये प्रतिरोध का मान आता है। तो इससे जो धारा प्राप्त होती है हम लोग को, तो धारा का मान इसमें जो आता है वो आता है n e बट्टे 2r। तो ये इतना होता है, यानी कि मिश्रित क्रम में धारा का सूत्र ये प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें पहला सूत्र होगा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो सूत्र प्रयोग होता है उसे हम लोग लिखते हैं DB बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू आई DL साइन थीटा और बट्टे में होता है R स्क्वायर। तो इस सूत्र का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर dB जो है यानी कि ये अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, अल्पांश dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर R स्क्वायर ये दूरी होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ये चालक बना दिया गया है, इसमें हम लोग यहाँ पर अल्पांश लेंगे यानी कि अल्पांश dl, और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित हम लोग बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, तब ये सूत्र आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर ये कोण जो होता है वो थीटा होता है और इस चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो I होती है, और हम लोग इसमें बिंदु P पर जो है तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और इसमें ध्यान दीजिए जैसे P है इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं O, तो यहाँ पर जो तीव्रता ज्ञात की गई वो अल्पांश के कारण है। अगर संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसको हम लोग लिख सकते हैं B बराबर सिग्मा dB, या फिर आप इसमें समाकलन का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिंदु यहाँ पर ध्यान दीजिए P से O तक लिमिट हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर आप dB यानी कि जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसका आप चाहे तो सिग्मा यानी कि बीजगणितीय योग ज्ञात करके संपूर्ण धारावाही चालक का मान ज्ञात कर लीजिए, या फिर समाकलन करके भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसका अगर हम लोग सदिश रूप प्रयोग करें तो सदिश रूप इसका होता है DB बराबर म्यू 0 बट्टे 4 पाई इंटू आई, इसके बाद DL क्रॉस R इतना हो जाएगा, और बट्टे में R क्यूब। तो ये इसका सदिश रूप होता है यानी कि बायो सेवर्ट का सदिश रूप। इसके बाद है म्यू 0 तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू 0 यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इन दोनों में जो संबंध होता है उसे लिखते हैं C बराबर 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये संबंध होता है। यहाँ पर C जो है वो प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद अगला है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं B बराबर म्यू 0 बट्टे 2A इंटू I। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर B बराबर म्यू 0 इंटू I और बट्टे 2A।
और अगर इसका हम लोग मात्रक यहाँ पर लिखें तो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये मात्रक होता है। इसके अलावा अगर कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है तो कुंडली में फेरों की संख्या दी जाती है तो इस सूत्र को हम लोग इस प्रकार प्रयोग करेंगे, B बराबर म्यू 0 n I और बट्टे में हो जाएगा 2a। यहाँ पर जो a दिया गया है वो कुंडली की त्रिज्या है, याद रखिएगा a कुंडली की त्रिज्या है, n फेरों की संख्या है। तो अगर फेरों की संख्या दी जाएगी तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और अगर फेरों की संख्या नहीं दी जाएगी तो इस सूत्र का यानी कि B बराबर म्यू 0 I बटे 2a इसका प्रयोग करना है। इसके बाद अगला है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू I बाई R, और इसके बाद होता है ब्रैकेट में साइन फाई 1 और प्लस साइन फाई 2। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। अब इसमें ध्यान दीजिए अलग अलग कंडीशंस हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर पहली कंडीशन लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर केस नंबर 1, यानी कि अगर चालक अनंत लंबाई का है तो अनंत लंबाई के चालक के लिए यहाँ पर लिख देते हैं अनंत लंबाई के चालक हेतु। तो अब ध्यान दीजिए इसमें अगर चालक अनंत लंबाई का होगा तो वहाँ पर फाई 1 और फाई 2 इन दोनों के मान जो होंगे वो 90 अंश हो जाएंगे। तो अगर 90 यहाँ पर हम लोग साइन 90 लिखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी कि 1 + 1 मिलके हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2i, यानी कि ये सूत्र बन जाएगा B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई इंटू 2i बाई R। इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 0 बटे 2 पाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यह आ जाएगा म्यू 0 बटे 2 पाई और इंटू में आ जाएगा I बाई R। तो इस प्रकार से भी इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके अलावा कंडीशन नंबर दूसरी ध्यान दीजिए केस नंबर 2। मान लीजिए फाई 1 का मान जो है इसमें पाई बाई 2 यानी कि 90 है, और फाई 2 जो होगा इसका मान अगर 0 डिग्री है, जैसे इसमें पहले वाले में दोनों 90 थे, इसमें अगर पहला 90 है और दूसरा 0 है, तो इस स्थिति में जो इसका सूत्र आएगा वो होता है फिर B बराबर म्यू 0 बट्टे 4 पाई इंटू I बाई R। तो ये इतना आ जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर मान रख के हल करेंगे तो इस प्रकार से सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र। तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं B बराबर म्यू 0 बट्टे 4 पाई इंटू 2 पाई कैपिटल N I A स्क्वायर, और बट्टे में इसमें प्रयोग किया जाता है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इतना लिखते हैं। या फिर आप चाहे तो यहाँ पर 2 से 2 इसको कैंसिल कर दीजिए 4 को, और पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, यानी कि सूत्र फिर इस प्रकार से प्राप्त होगा आपको म्यू 0 N I A स्क्वायर, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा 2A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये सूत्र आपको इस प्रकार से फिर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर N जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या होती है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, A कुंडली की त्रिज्या है, और यहाँ पर जो x दिया गया है यानी कि कुंडली के केंद्र से x दूरी पर हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो ये दूरी दी गई, जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है केंद्र से उसकी दूरी हो जाएगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें एक विशेष स्थिति है, यहाँ पर यदि x बराबर 0 यानी कि अगर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र जो है कुंडली के केंद्र पर ही ज्ञात कर रहे हैं तो वो दूरी वहाँ पर प्रयोग नहीं होगी, यानी कि x बराबर 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में फिर b का मान जो आएगा वो आएगा म्यू 0 कैपिटल N I और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 2A। तो याद रखिएगा ये कुंडली के केंद्र पर है सीधे, और अगर हम लोग यहाँ पर उसके अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो फिर सूत्र ये प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है एम्पियर का परिपथी नियम। तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं सरफेस इंटीग्रेशन सदिश B इंटू DL बराबर म्यू 0 I। तो ये सूत्र जो होता है एम्पियर का परिपथी नियम होता है। इसमें B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, DL अल्पांश लंबाई हो जाएगी, यहाँ पर म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता हो जाएगी, I धारा हो जाएगी। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है B बराबर म्यू 0 I और बट्टे में होता है 2 पाई R।
तो ये यहाँ पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं B बराबर μ0 Ni/2 और ब्रैकेट में होता है इसमें cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये सूत्र प्रयोग किया जाता है। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ये मान लें कि प्रणालिका अनंत लंबाई की है, प्रणालिका जो है अनंत लंबाई की है, तो अनंत लंबाई होने पर उसमें θ1 का मान जो होगा वो 0 और इसके अलावा θ2 जो होगा वो पाई, इतना हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 में। तो याद रखिएगा, अगर प्रणालिका अनंत लंबाई की है तो उस स्थिति में θ1 0 और θ2 पाई, तो ये दोनों जब मान यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान आएगा फिर B बराबर μ0 Ni। तो ये इतना आ जाएगा। बाकी मात्रक लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर प्रणालिका जो है लंबी है और उसके सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे यानी कि किनारों पर, तो किनारों पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आधी होती है, यानी कि जितनी आई थी इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे μ0 Ni/2। तो ये उसके सिरों पर तीव्रता हो जाएगी। प्रणालिका के सिरों पर जो तीव्रता होती है वो आधी होती है यहाँ पर, तो ये इतना आ जाएगी। इसके बाद है धारावाही टोरॉइड प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग किया जाता है B बराबर μ0 Ni। अब इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो स्मॉल n है इसका मान होता है कैपिटल N/2 पाई a। तो यहाँ पर n जो है वो फेरों की संख्या होती है और a जो है यहाँ पर त्रिज्या होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो a दिया गया इसका मान आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं a1 + a2/2। तो यहाँ पर a1 और a2 जो है वो कोर की आंतरिक व बाह्य त्रिज्या होंगे, यानी कि जो टोरॉइड है उसके कोर की बाहरी और आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्याएं। यहाँ पर a1 आप इसको आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या मानेंगे और a2 को बाह्य पृष्ठ की त्रिज्या मानेंगे। याद रखिएगा, a1 आंतरिक और a2 बाह्य, इन दोनों का औसत मान निकालेंगे तो वो a हो जाएगा। वही मान यहाँ पर प्रयोग करते हैं, यानी कि अगर ये वाला मान हम लोग यहाँ पर प्रयोग करें तो ध्यान दीजिए सूत्र इस प्रकार से प्रयोग होगा, यानी कि B बराबर μ0 कैपिटल Ni और बट्टे में हो जाएगा 2 पाई a। तो टोरॉइड प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र इतना हो जाएगा। और इसके अलावा जो टोरॉइड प्रणालिका होती है उसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमेशा शून्य होता है। याद रखिएगा, बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा टोरॉइड प्रणालिका के वो शून्य होगा। इसके बाद अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या फिर लारेंज बल बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं F बराबर QVB sin थीटा। ये इतना हो जाएगा। तो Q आवेश होगा, V आवेशित कण का वेग होता है और B चुंबकीय क्षेत्र होता है। और अगर कण जो है वो लंबवत प्रवेश करेगा तो यही सूत्र जो है वो इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, यानी कि F बराबर QVB। तो लंबवत की स्थिति में थीटा का मान 90 प्रयोग करेंगे तो वो इतना आएगा। फिर इसके बाद है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो इसमें ध्यान दीजिए अलग अलग कंडीशन है, यानी कि अगर आवेशित कण का वेग वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। याद रखिएगा, अगर आवेशित कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस स्थिति में थीटा बराबर जो होगा वो 0 और थीटा बराबर अगर 0 होगा तो F बराबर QVB sin थीटा के अनुसार बल का मान जो आएगा वो हो जाएगा 0। यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग आवेशित कण की गति ज्ञात कर रहे हैं तो अगर कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ रहा है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, और जब कोई बल कार्य नहीं करेगा तो उसका जो पथ होगा वो ऋजु रेखीय होगा। याद रखिएगा, कण का पथ कैसा होगा? ऋजु रेखीय होगा। यहाँ पर याद रखना है आपको। इसके बाद जो दूसरी कंडीशन है, अगर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, लंबवत प्रवेश करता है, तो उस समय उसका पथ जो होता है वो वृत्ताकार होता है और उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है उसका सूत्र होता है mv/qb। इतना प्रयोग करते हैं। या फिर इसके अलावा दूसरा सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, r बराबर √2m/qb। अगर गतिज ऊर्जा भी दी गई है तो आपको इस सूत्र का प्रयोग वहां पर करना है। इसके अलावा अगर विभवांतर दिया गया है आपको,
तो विभवांतर देने की स्थिति में इसमें हम लोग सूत्र प्रयोग करेंगे। फिर r बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा r बराबर 1/b अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2mv और बट्टे q। फिर इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, स्मॉल r बराबर 1/b अंडर रूट 2mv बट्टे q, इतना प्रयोग करेंगे अगर यहाँ पर विभवांतर दिया जाएगा। और अगर हम लोग उस वृत्तीय पथ पर जो कण गति कर रहा है उसका आवर्तकाल ज्ञात करते हैं, यानी कि कितना समय लगता है उसको, तो उसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर t बराबर 2πm और बट्टे में आएगा qb। तो ये आवर्तकाल हो जाएगा वृत्तीय पथ का यहाँ पर इतना। और अगर उसकी आवृत्ति ज्ञात करते हैं तो वो हो जाएगी qb बट्टे 2πm। तो ये इतना हो जाएगा यहाँ पर, ये आवृत्ति के लिए प्रयोग करेंगे 2πm यहाँ पर बट्टे में, और ऊपर अंश में हो जाएगा qb, और आवर्तकाल होगा 2πm बट्टे qb। इसके अलावा जो तीसरी कंडीशन है, अगर कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र से तिरछा प्रवेश करता है, यानी कि आवेशित कण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है, यानी कि किसी कोण पर प्रवेश करता है। तो किसी कोण पर अगर प्रवेश करेगा तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी फिर r बराबर mov साइन थीटा बट्टे qb। फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। और आवर्तकाल जो होता है वो वही होता है, यानी कि t बराबर 2πm बट्टे qb। तो आवर्तकाल सेम रहेगा, लेकिन अगर वो किसी कोण पर प्रवेश करेगा तो उसकी त्रिज्या जो है वो बदल जाएगी। इसके बाद अगला है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल, यानी कि याद रखिएगा यहाँ पर गतिमान आवेश जो है उस बल से धारावाही चालक पर बल। तो इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है F बराबर IBL साइन थीटा। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर वो लंबवत है यहाँ पर, तो यहाँ पर यही सूत्र जो होता है वो होता है F बराबर IBL, क्योंकि लंबवत की स्थिति में साइन थीटा का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, साइन 90 रखेंगे और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो ये इतना आएगा। इसके बाद अगला है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल का सूत्र होता है F/L बराबर μ0 बट्टे 2π इंटू I1 I2 बट्टे R। तो इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और अगर दोनों तारों में जो है एक ही धारा प्रवाहित हो रही है तो ये सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है F/L μ0 बट्टे 2π इंटू I²/R। यानी कि अगर दोनों तारों में जो है एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि I1 बराबर I2 बराबर I, तो फिर इस स्थिति में यहाँ पर धारावाही तारों के बीच का बल ये प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो इसका सूत्र होता है टाउ बराबर IAB साइन थीटा। तो इस सूत्र का प्रयोग हम लोग बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर धारावाही लूप में फेरों की संख्या जो है कैपिटल N दी गई, तो इसी सूत्र को इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए NIAB साइन थीटा, यानी कि अगर लूप में फेरों की संख्या कैपिटल N है तो इसका प्रयोग किया जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर मान लीजिए किसी भी स्थिति में थीटा का मान जो है 90 दिया गया है आपको यहाँ पर, तो थीटा का मान 90 होने पर इस सूत्र को हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करेंगे टाउ बराबर NIAB। याद रखिएगा लंबवत की स्थिति में थीटा बराबर 90 यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर कुंडली का जो है तल किसी भी स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है, तो याद रखिएगा बल रेखाओं के अगर वो समांतर है तो उस स्थिति में थीटा का मान हम लोग 90 प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा कुंडली का तल जो है प्रत्येक स्थिति में बल रेखाओं के समांतर रहता है, तो उस स्थिति में थीटा बराबर जो है 90 होता है। तो 90 मान रखेंगे तो फिर बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB प्राप्त होगा। इसके बाद है निलंबित कुंडली धारामापी। तो निलंबित कुंडली धारामापी में अगर हम लोग धारा का मान ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है I बराबर स्मॉल c बट्टे NAB फाई, या फिर इसमें अगर यहाँ पर ये जो राशि दी गई इसको हम लोग इस के मान लें तो K फाई। फिर ये सूत्र इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसमें याद रखिएगा यहाँ पर जो C दिया गया है इससे बोलते हैं मरोड़ दृढ़ता। C है यहाँ पर मरोड़ दृढ़ता। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया फाई, तो फाई जो है वो निलंबन पत्ती में ऐंठन है। C मरोड़ दृढ़ता और फाई जो है वो निलंबन पत्ती में ऐंठन होगी। बाकी N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल और B चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो
तो ये सूत्र इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग धारा मापी में धारा सुग्राहिता ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें धारा सुग्राहिता, तो धारा सुग्राहिता के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे SI, इसको बोलते हैं धारा सुग्राहिता, और इसका सूत्र होता है फाई बटे आई। और फाई अभी आपको बताया गया कि निलंबन पत्ती में ऐंठन, या फिर अगर यहाँ पर फाई का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा NaB और बट्टे में आ जाएगा C यानी कि मरोड़ दृढ़ता। तो इतना हो जाएगा, ये धारा सुग्राहिता होगी। अगर यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सुग्राहिता ज्ञात करना चाहते हैं तो वोल्टेज सुग्राहिता के लिए अलग सूत्र प्रयोग करना है आपको यहाँ पर। तो वोल्टेज सुग्राहिता इसको हम लोग लिखते हैं SV से, तो इसके बराबर सूत्र होता है फाई बट्टे V। बस इसमें याद रखना धारा सुग्राहिता में बट्टे में I होगी और वोल्टेज सुग्राहिता में बट्टे में V होगा। यहाँ भी आप इसे प्रकार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा NaB और बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा CR, तो यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। इसके बाद धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग ये सूत्र प्रयोग करते हैं S बराबर IG और बट्टे में होता है I माइनस IG और इंटू कैपिटल G। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें I जो है वो परिपथ की धारा होती है, स्मॉल I जो दी गई वो परिपथ की धारा। इसके अलावा जो कैपिटल G है वो कुंडली का प्रतिरोध, और यश जो होता है वो शंट का प्रतिरोध। याद रखिएगा, यहाँ पर I परिपथ की धारा, G कुंडली का प्रतिरोध, और यश जो होता है वो शंट का प्रतिरोध होता है। और धारा IG जो है वो भाग कुंडली G में प्रवाहित होता है। तो कुंडली G में जो धारा प्रवाहित होती है उसे लिखते हैं IG से, और यहाँ पर G जो है वो कुंडली का प्रतिरोध है, S शंट का प्रतिरोध है। इसके बाद धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, तो वोल्ट मीटर के लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग करते हैं हम लोग R बराबर V IG माइनस G। तो R प्रतिरोध, G यहाँ पर जो होगा वो कुंडली का प्रतिरोध होगा। इसके अलावा V यहाँ पर जो होगा वो वोल्टेज होगा, IG जो है कुंडली G में प्रवाहित धारा होगी। इसके बाद अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। तो इसके लिए यहाँ पर सूत्र प्रयोग किया जाता है M बराबर NIA। तो यहाँ पर ये जो होता है यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। याद रखिएगा, जो M लिखा गया है कैपिटल M ये होता है चुंबकीय आघूर्ण, और बल आघूर्ण को हम लोग लिखते हैं टाउ से। इसका सूत्र होता है MB साइन थीटा। तो ये इतना होता है, याद रखिएगा, टाउ बराबर यानी कि ये बल आघूर्ण है और M यहाँ पर जो होता है वो चुंबकीय आघूर्ण है। तो चाहे तो आप यहाँ पर M का मान भी रख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा NIAB साइन थीटा। तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि कैपिटल M बराबर होता है टाउ मैक्सिमम और बट्टे B। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए। इसके बाद अगला है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिखते हैं कैपिटल M से। इसका सूत्र होता है स्मॉल EV R बटे 2। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, V इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, E इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। इसके अलावा वो जहाँ पर गति कर रहा है वो दूरी स्मॉल r होगी, और M यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसके अलावा अगर आपको इसमें कोणीय संवेग दिया गया है, कोणीय संवेग को हम लोग J से लिखते हैं। अगर कोणीय संवेग दिया गया है तो यही सूत्र वहाँ पर इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, यानी कि M बराबर EJ बट्टे में होता है 2M। तो कोणीय संवेग अगर दिया जाएगा तो वहाँ पर इस सूत्र का आपको प्रयोग करना है। अगर इसे हम लोग सदिश रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, सदिश M बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस E बट्टे 2M और J, सदिश J। तो इस प्रकार से इसको सदिश रूप में लिखा जा सकता है। और यहाँ पर जो ये माइनस चिन्ह लगाया गया है, इस माइनस का मतलब यहाँ पर सदिश M की दिशा सदिश J के विपरीत है। याद रखिएगा, इस माइनस चिन्ह का मतलब सदिश M की दिशा सदिश J के विपरीत है। इसके बाद अगला है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए यहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं U थीटा बराबर माइनस MB कॉस थीटा। इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहली कंडीशन कि यदि मान लो द्विध्रुव जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो अगर द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उस समय थीटा बराबर जो प्रयोग किया जाएगा वो 0, और जब थीटा का मान 0 हम लोग प्रयोग करेंगे तो U 0 बराबर आएगा माइनस MB।
तो याद रखिएगा अगर द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तब के लिए स्थित होगी। इसके अलावा अगर द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो वहाँ पर थीटा बराबर जो प्रयोग किया जाएगा 90 अंश, तो यहाँ पर फिर आएगा u 90 बराबर 0। इस स्थिति में इसका मान जो होगा वो 0 होगा। अगर वो वहाँ पर जो है 180 घुमा दिया जाए उसको, यानी कि संतुलन की स्थिति में, स्थायी संतुलन की स्थिति में 180 अगर उसको हम लोग घुमा देंगे, यानी कि थीटा का मान 180 अंश प्रयोग किया जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये आएगा u, थीटा के जगह पे लिखेंगे 180, तो इसका मान अब की बार जो आएगा वो प्लस mb, यानी कि इतना आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसमें हम लोग स्थायी संतुलन और अस्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करें, तो ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करने के लिए से हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, डेल्टा u बराबर u 180 अंश और माइनस u यहाँ पर 0 डिग्री, यानी कि mb, और इसके बाद इसका मान जब माइनस में रखेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा mb, यानी कि बराबर हो जाएगा 2mb। तो ये इतना आ जाएगा, यानी कि द्विध्रुव के स्थायी तथा अस्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जाओं का अंतर जो होगा वो हो जाएगा 2mb। इसके बाद अगला है चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो स्थितियां हैं। पहला है अच्छी स्थिति। अक्षीय स्थिति में सूत्र होता है b बराबर μ0 बट्टे 4 पाई इंटू 2m बट्टे r³। तो ये अक्षीय स्थिति में सूत्र होता है यहाँ पर। और इसके अलावा निरक्षीय स्थिति में इसका सूत्र होता है b बराबर μ0 बट्टे 4 पाई इंटू m बट्टे r³। ये निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर सूत्र हो जाएगा इसका। तो इसमें पहला दिया गया है कि क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार, यानी कि जो क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका है वो दोनों एक जैसे व्यवहार करते हैं, इसलिए इन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है b बराबर μ0 बट्टे 4 पाई और इंटू में होता है यहाँ पर 2m बट्टे r³। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है और ये क्षण चुंबक और धारावाही प्रणालिका दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ये होगा। तो यहाँ पर जो m होता है वो चुंबकीय आघूर्ण होता है और यहाँ पर जो r दिया गया है वो प्रणालिका के केंद्र से जिस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं उस बिंदु तक की दूरी होगी। तो यहाँ पर ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, b e बराबर यहाँ पर होता है √b(h²) और प्लस b(v²). तो यहाँ पर ये जो दिया गया BE का मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और यहाँ पर ध्यान दीजिए एक में लिखा है BH और दूसरा है BV। तो यहाँ पर BH जो होता है इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और जो BV है इसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक ज्ञात करने के लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं BE cos थीटा, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं BE sin थीटा। तो यहाँ पर BH जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और BV जो होता है वो ऊर्ध्वाधर घटक होता है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको हम लोग मान ले समीकरण 1 और इसको मान ले समीकरण 2, तो अगर इन दोनों को यहाँ पर जो है वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो यही सूत्र प्राप्त होगा जो यहाँ पर दिया गया है। ध्यान दीजिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ने पर यही सूत्र प्राप्त होगा। और अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर जो समीकरण 2 है इसको अगर समीकरण 1 से भाग कर दिया जाए, तो अब ध्यान दीजिए अगर इसको हम लोग भाग कर दें तो यहाँ पर ये होगा BV बटे BH, 2 को 1 से भाग कर रहे हैं, और इधर यहाँ पर ध्यान दीजिए BE sin थीटा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा BE cos थीटा, इतना होगा। तो इसमें यहाँ पर BE और BE जो है वो कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहाँ पर जो है वो आ जाएगा tan थीटा। तो अगर यहाँ से हम लोग थीटा का मान ज्ञात करें तो tan दूसरी तरफ जाएगा, और जब tan दूसरी तरफ जाएगा तो ये इन्वर्स में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा BV और बटे BH। तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा है इसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं नमन कोण, या फिर इसे बोला जाता है नति कोण, यानी कि नति या फिर नमन कोण इसे बोल सकते हैं। इसके बाद अगला है चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग I से। I बराबर इसका सूत्र होता है m बटे v। यहाँ पर जो चुंबकन तीव्रता है ये सदिश राशि है, इसलिए इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। तो I यहाँ पर चुंबकन तीव्रता है, m यहाँ पर जो है वो चुंबकीय आघूर्ण है, यानी कि ये जिस
चुंबकीय पदार्थ का आघूर्ण होता है, तो यहाँ पर v जो होता है ये उसी चुंबकीय पदार्थ का आयतन हो जाएगा। तो v चुंबकीय पदार्थ का आयतन, m चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण, और I जो है यहाँ पर चुंबकन तीव्रता होगी। और इसका यहाँ पर जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स। याद रखिएगा, एम्पियर मीटर इनवर्स, ये इसका यहाँ पर मात्रक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगला दिया गया चुंबकीय तीव्रता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पहले था भी ये चुंबकन तीव्रता था, यहाँ पर है चुंबकीय तीव्रता, और चुंबकीय तीव्रता को हम लोग लिखते हैं H से। तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है H बराबर B/μ0 माइनस I। ये भी यहाँ पर सदिश राशि होती है, तो इसके ऊपर भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर H जो है वो चुंबकीय तीव्रता है, I अभी आपको बताया गया है ये चुंबकन तीव्रता, B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, और μ0 जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता होती है। μ0 यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता, और यहाँ पर जो चुंबकीय तीव्रता है इसका मात्रक भी वही होता है जो भी आपको चुंबकन तीव्रता में बताया गया था, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स। और आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मात्रक लिखा गया है ये एसआई पद्धति में लिखा गया, यानी कि ये दोनों मात्रक जो है एसआई पद्धति में। अगर यहाँ पर हम लोग चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक है, अगर इसे हम लोग सीजीएस पद्धति में लिख दें, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर सीजीएस पद्धति में लिखेंगे तो इसका मात्रक वहाँ पर होता है ओरस्टेड। ध्यान दीजिए ये होता है, तो सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओरस्टेड, ये याद रखना है आपको यहाँ पर। और जो मात्रक अभी आपको बताया गया था वो मात्रक एसआई पद्धति में होता है। इसके बाद अगला है चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता को हम लोग लिखते हैं म्यू से, इसका सूत्र होता है म्यू बराबर B/H। तो B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और H यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता। और अगर इसका हम लोग यहाँ पर मात्रक प्रयोग करें तो इसका मात्रक ध्यान दीजिए, इसका मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या फिर इसके अलावा एक मात्रक और होता है, इसके अलावा दूसरा मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मात्रक हो जाएंगे, एक मात्रक है वेबर प्रति एम्पियर मीटर और दूसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके बाद अगला है सापेक्ष चुंबकशीलता। तो अभी आपको बताया गया था म्यू यानी कि चुंबकशीलता, और सापेक्ष चुंबकशीलता को हम लोग लिखते हैं म्यू आर से। म्यू आर बराबर इसका सूत्र होता है म्यू और बटे में यहाँ पर हो जाएगा μ0, इस प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं। तो म्यू आर सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू यहाँ पर जो है चुंबकशीलता है, और μ0 को बोलते हैं निर्वात या फिर वायु की चुंबकशीलता। तो यहाँ पर ये इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसका एक सूत्र और भी होता है, यानी कि म्यू आर बराबर होता है B/B0। तो इस सूत्र का प्रयोग भी यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया है B, इसे यहाँ पर बोलते हैं पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। B जो है चुंबकीय पदार्थ या फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ के भीतर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और उसी चुंबकीय क्षेत्र में निर्वात में जो फ्लक्स घनत्व होता है उसे लिखते हैं B0 से। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात होता है उससे हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये इतना हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये सापेक्ष चुंबकशीलता है यानी कि म्यू आर, अगर इसका मान जो है वो 1 से कम है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रति चुंबकीय गुण होगा। याद रखिएगा, प्रति चुंबकीय ये तब होगा जब सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से कम होगा, और अगर सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होगा तो इसका मतलब वहाँ पर फिर अनुचुंबकीय गुण होगा। और इसके अलावा अगर सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत अधिक है तो फिर वहाँ पर वो लौह चुंबकीय होगा। इस प्रकार के यहाँ पर 3 प्रकार के गुण प्रदर्शित होंगे। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर कम होगा 1 से तो प्रतिचुंबकीय, 1 से अधिक होगा तो अनुचुंबकीय, और अगर 1 से बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पर लौह चुंबकीय। तो इसके बाद है चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा प्रवृत्ति, यानी कि चुंबकीय सुग्राह्यता या फिर इसे बोल सकते हैं आप चुंबकीय प्रवृत्ति। तो अभी आपको बताया गया था चुंबकन तीव्रता I, और इसके अलावा बताया गया था चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ पर ये दोनों जो है वो समानुपाती होते हैं, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो इसमें जो है एक नियतांक लग जाता है, यानी कि जिसे हम लोग लिखते हैं काई m से। तो यहाँ पर जो एक काई m है इससे ही हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता या फिर चुंबकीय प्रवृत्ति।
तो अगर यहाँ से हम लोग इस काई एम का मान ज्ञात करेंगे तो ये एच बटे में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आई और बटे में यहाँ पर हो जाएगा एच। तो काई एम जो है यहाँ पर इसे बोलते हैं काई एम। आई यहाँ पर चुंबकन तीव्रता और एच यहाँ पर चुंबकीय तीव्रता। तो यहाँ पर इसे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुग्राह्यता काई एम को। इसके बाद अगला है म्यू आर और काई एम में संबंध। म्यू आर यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता और काई एम यानी कि चुंबकीय सुग्राह्यता, इन दोनों में क्या संबंध होता है? तो इसका सूत्र होता है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। ये सूत्र होता है, यानी कि ये संबंध होता है चुंबकशीलता और चुंबकीय सुग्राह्यता में। इसके बाद है क्यूरी का नियम। तो यहाँ पर क्यूरी का जो नियम है इन्होंने बताया था इसमें कि जो चुंबकन तीव्रता होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि H और केल्विन ताप यानी T। तो H के ये अनुक्रमानुपाती और T के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू H बटे T। तो जब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर बराबर और एक नियतांक लग जाता है C। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C H बटे T। तो यहाँ पर जो ये C नियतांक लगा है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूरी नियतांक। याद रखिएगा जो C है इसे बोलते हैं क्यूरी नियतांक। तो अब इसी सूत्र में ध्यान दीजिए, अगर H हम लोग यहाँ पर बटे में ले आए, यानी कि ध्यान दीजिए इसे इस प्रकार लिख दिया जाए I बटे H। तो अभी आपको एक सूत्र पढ़ाया गया था चुंबकीय सुग्राह्यता का, जिसमें बताया गया था काई एम बराबर I बटे H। ये अभी आपको बताया गया है। तो काई एम बराबर होता है I बटे H। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग H बटे में ले आएंगे, तो यहाँ पर अब हो जाएगा C और बटे में हो जाएगा T। तो I बटे H की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें काई एम, इतना हो जाएगा बराबर में हो जाएगा C बाई T। तो यहाँ पर ये इसका एक सूत्र और भी हो जाएगा। तो इसमें पहला है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर फाई बी से, और इसका सूत्र होता है फाई बी बराबर सदिश B डॉट सदिश A। तो यहाँ पर B चुंबकीय क्षेत्र होता है और A क्षेत्रफल होता है। चाहे तो इसी को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि BA कॉस थीटा। याद रखिएगा सदिश B डॉट सदिश A या फिर BA कॉस थीटा, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। और इसमें ध्यान दीजिए जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मात्रक आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका मात्रक होता है वेबर। याद रखिएगा मात्रक वेबर, इससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं WB से। तो एक मात्रक ये होता है वेबर। इसके अलावा आप चाहे तो इसका एक मात्रक ये भी यूज कर सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और A इनवर्स, ये भी आपका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और एम्पियर इनवर्स। अगर इस मात्रक का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर इसका विमीय सूत्र लिखें तो ध्यान दीजिए इसका विमीय सूत्र यहाँ पर अब आएगा। तो पहले इसमें दिया गया किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, तो इसका विमीय सूत्र m, इसके बाद मीटर यानी कि लंबाई L स्क्वायर, फिर सेकंड यानी कि समय T की पावर -2 और फिर एम्पियर यानी कि धारा। तो इसका विमीय सूत्र A पावर में -1। तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो इसे हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल को। इसका सूत्र होता है -N डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा T। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये यहाँ पर डेल्टा फाई बी लिखा है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और डेल्टा T यानी कि समय में परिवर्तन। तो इससे आप पूरा बोल सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, और n यहाँ पर जो होती है वो कुंडली में फेरों की संख्या हो जाएगी। और इसमें ये माइनस दिया गया, तो इसमें याद रखिएगा कि ऋणात्मक चिन्ह जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह केवल इस विद्युत वाहक बल की जो दिशा है उसको व्यक्त करेगा। अगर इसका हम लोग यहाँ पर परिमाण लिखेंगे केवल, तो फिर आप परिमाण जब लिखेंगे तो E बराबर N डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा T का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद अगला है प्रेरित धारा। प्रेरित धारा को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं I से। इसका सूत्र होता है E बाई R। अब ध्यान दीजिए E यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, इसका मान अभी आपको ये बताया गया था। तो अगर इसके अनुसार इसका मान हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सूत्र हो जाएगा फिर N बटे R डेल्टा फाई बी और बटे में हो जाएगा डेल्टा T। तो ये मान यहाँ पर प्रेरित धारा का हो जाएगा। अगर आपको
प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया गया तो आपको ये सूत्र प्रयोग करना है। अगर इसकी जगह पे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर दी गई तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है, और R यहाँ पर जो होगा वो संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा परिपथ का। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, इसके बाद है प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का सूत्र यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं Q बराबर, याद रखिएगा यहाँ पर ये सूत्र होता है N/R इंटू डेल्टा फाई बी। इस प्रकार से इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर N फेरों की संख्या है, इसके अलावा ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और बटे में प्रतिरोध है, तो ये इतना होगा। इसके बाद है प्रेरित विभवांतर, इससे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है कैपिटल V बराबर BVL। तो V यहाँ पर प्रेरित विभवांतर है, B चुंबकीय क्षेत्र है, V वेग है और L यहाँ पर लंबाई है। अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर कोई कण जो है यहाँ पर थीटा कोण पर गति करेगा तो यही सूत्र आपका इस प्रकार प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटल V बराबर BVL साइन थीटा। तो हम लोग इस सूत्र को फिर इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके बाद है स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं। इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल L से। इसका सूत्र होता है कैपिटल L बराबर N फाई B और बटे में यहाँ पर होता है I। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर L जो है ये स्वप्रेरण गुणांक या प्रेरकत्व तो बोल सकते हैं आप इसे, स्वप्रेरकत्व। और इसके अलावा N कुंडली में फेरों की संख्या होती है, फाई B यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स होता है, I यहाँ पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी। और इसके अलावा अगर आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया गया है तो फिर इस सूत्र को हम लोग इस प्रकार प्रयोग करेंगे, यानी कि E बराबर, ध्यान दीजिए इसमें सूत्र होता है -E बटे डेल्टा I बटे डेल्टा T। अगर आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया गया तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है हेनरी। इससे हम लोग लिखते हैं कैपिटल H से। तो ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा, अगर इसका मात्रक हम लोग MKS पद्धति में लिखें तो MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 एम्पियर की पावर -2। तो ये मात्रक MKS पद्धति में है। इस मात्रक का प्रयोग करके आप यहाँ पर विमीय सूत्र इसका लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर इसका हम लोग विमीय सूत्र लिखें तो पहले किलोग्राम यानी कि इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M, इसके बाद मीटर स्क्वायर यानी कि लंबाई ये हो जाएगा L, इसके बाद सेकेंड यानी कि समय T की पावर -2, फिर एम्पियर यानी कि धारा, इसका हो जाएगा A की पावर -2। तो ये यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व। तो समतल कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है, इसका सूत्र होता है L बराबर μ0/2 पाई कैपिटल N स्क्वायर R। तो ये समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व होता है। यहाँ पर इसे μ0 या μ0 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर μ0 जो है ये एक नियतांक होता है यहाँ पर। इसके अलावा N कुंडली में फेरों की संख्या और R यहाँ पर जो है वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या हो जाएगी। और यहाँ पर इसका मात्रक अभी आपको बताया ही गया, इसका मात्रक होता है हेनरी। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है लंबी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। तो लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है, इसका सूत्र होता है L बराबर म्यू N स्क्वायर A/L। तो यहाँ पर जो ये म्यू दिया गया है, ये इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया, ये होती है चुंबकशीलता। और यहाँ पर म्यू का जो मान होता है वो होता है μ0 इंटू μr। यहाँ पर जो μr है इससे बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। μr को बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता, μ0 को बोलते हैं हवा या निर्वात की चुंबकशीलता और μ को बोलते हैं चुंबकशीलता। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सूत्र यहाँ पर होता है U बराबर ½ L I0 स्क्वायर। तो यहाँ पर ये I0 यानी कि I0 जो दिया गया आपको, ये धारा का शिखर मान होता है, यानी कि महत्तम मान होता है। बाकी L आपका यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। तो ये इतना होगा। इसके बाद यहाँ पर आगे ध्यान दीजिए, प्रेरकों का संयोग। तो प्रेरकों का जो संयोग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी संयोग और दूसरा होता है समांतर संयोग। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है L बराबर L1 प्लस L2। इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। L यहाँ पर आपको बताया गया स्वप्रेरण गुणांक। इसके बाद यहाँ पर समांतर क्रम में इसे लिखेंगे 1/L बराबर 1/L1
प्लस 1/L2। तो ये इसका समांतर क्रम होता है। इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या फिर इससे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। इससे लिखा जाता है m से, और इसका सूत्र होता है m बराबर N2 φ2 बटे I1। तो ये यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है। तो इसमें यहाँ पर याद रखिएगा N2 जो है यहाँ पर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, φ2 जो होता है यहाँ पर द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है, और यहाँ पर I1 जो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा होती है। ये याद रखिएगा। अगर इसको हम लोग विद्युत वाहक बल के रूप में लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका सूत्र फिर हो जाएगा -E2 बटे डेल्टा I1 बटे डेल्टा T। इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर E2 जो दिया गया आपको, ये द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा I1 बाई डेल्टा T, ये प्राथमिक कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर होती है। इसका मात्रक जो होता है वो भी क्या होता है यहाँ पर याद रखिएगा, हेनरी। जैसे अभी आपको बताया गया था स्वप्रेरण गुणांक, उसका भी मात्रक हेनरी होता है, इसका मात्रक भी हेनरी होता है। इसके अलावा आपको याद होगा वहाँ पर मात्रक बताया गया था, तो इसका भी मात्रक वही होता है एमकेश पद्धति में। यानी कि आप मात्रक अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 और एम्पियर की पावर -2। तो ये मात्रक होता है। और अगर इसका आप यहाँ पर विमीय सूत्र लिखते हैं तो विमीय सूत्र भी वही होता है जो स्वप्रेरण गुणांक का होता है। यानी कि इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL² t की पावर -2 और a की पावर -2। इस प्रकार से ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। इसके बाद अगला है दो समाक्ष परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लिए सूत्र यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं m बराबर μ0 N1 N2 कैपिटल A और बट्टे में यहाँ पर होता है L। इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए L जो दिया गया है ये लंबी प्रणालिका जो होती है उसकी लंबाई होती है यहाँ पर L। इसके अलावा इसमें फेरों की संख्या N1 और इसके केंद्र पर जो फेरों की संख्या होती है उसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर N2 से, और A यहाँ पर प्रणालिका का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूत्र प्रयोग किया जाता है। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग प्राथमिक प्रणालिका में प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या ज्ञात करें, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्राथमिक प्रणालिका में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इसे हम लोग लिखते हैं स्मॉल n1 से, उसका सूत्र होता है कैपिटल N1 बाई L। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए N1 बाई L इसकी जगह पे हम लोग इसका प्रयोग कर दें तो ये सूत्र इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि m बराबर μ0 N1 N2 A। तो यही सूत्र जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसमें पहला सूत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र में अपनी अक्ष के परितः घूमती कुंडली के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या फिर यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर तीनों सूत्र होंगे। पहले प्रत्यावर्ती धारा, इसका सूत्र होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। इस प्रकार से ये प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसको लिखते हैं V बराबर V0, यहाँ पर होता है साइन ओमेगा t। इस प्रकार से होगा। इसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका सूत्र होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा t। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए I0 ये धारा का महत्तम मान यानी कि शिखर मान होता है। इसी प्रकार V0 ये वोल्टेज का शिखर मान होता है, और E0 ये यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान। और E0 जो दिया गया है, E0 बराबर होता है N/B/A ओमेगा। ये सूत्र E0 का होता है, ये भी याद रखिएगा। E0 यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का महत्तम मान, या फिर इसे बोल सकते हैं आप शिखर मान, यानी कि धारा, वोल्टेज और प्रेरित विद्युत वाहक बल के शिखर मान है यहाँ पर। इसके बाद है आवर्तकाल। आवर्तकाल को लिखते हैं कैपिटल T से, इसका सूत्र होता है कैपिटल T बराबर 2π/ओमेगा। तो ये यहाँ पर आवर्तकाल का सूत्र हो जाएगा। इसके अलावा आवृत्ति, आवृत्ति को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं F से, और इसका सूत्र होता है F बराबर ω/2π। ये इतना होता है। या फिर आवृत्ति का एक सूत्र और भी होता है आवर्तकाल के पदों में, यानी कि उसे हम लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर F बराबर होता है 1/T।
तो ये भी आवृत्ति का सूत्र होता है, ये आवर्तकाल के पदों में होता है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का माध्य अथवा औसत मान, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं आई एम से, और ये सूत्र होता है 2/पाई आई नॉट, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.637 इसके अलावा आई नॉट, तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए, तो ये मान धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए है। अगर हम लोग इसी प्रकार ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए ये मान लिखेंगे तो यहाँ पर फिर ये मान होगा आई एम बराबर -2/पाई आई नॉट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 0.637 आई नॉट, और ये वाला मान भी माइनस में। तो धनात्मक अर्ध साइकिल यानी कि धनात्मक अर्ध चक्र के लिए मान प्लस में होता है और ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए यही मान माइनस में होता है। जैसे अभी धारा का माध्य लिखा गया, इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी माध्य होता है। ये भी अगर हम लोग धनात्मक अर्ध चक्र में लिखेंगे तो इसका मान होगा Vm बराबर 2/पाई, इसके अलावा यहाँ पर V नॉट इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर इसे 0.637 V नॉट। तो ये मान जो होता है वो धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए होता है, याद रखिएगा ये मान धनात्मक अर्ध साइकिल के लिए है। और इसी प्रकार से जब हम लोग ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए लिखेंगे तो ऋणात्मक अर्ध साइकिल के लिए भी इसका मान होता है Vm बराबर -2/पाई V नॉट, या फिर -0.637 V नॉट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सेम उसी प्रकार है जैसे अभी आपको धारा का बताया गया था। इसके बाद अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसे हम लोग लिखते हैं आई आर एम एस से, और इसका सूत्र होता है आई नॉट बटे √2, या फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट। इस प्रकार से धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखते हैं। और अगर हम लोग वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान लिखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, और इसका हम लोग सूत्र लिखेंगे तो ये लिखेंगे Vrms बराबर V नॉट बटे √2, या फिर 0.707 V नॉट। बाकी अभी V नॉट और I नॉट के बारे में आपको बताया गया है कि ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शिखर मान है। इसके बाद धारितीय प्रतिघात, इसका सूत्र होता है, इसे हम लोग लिखते हैं XC से धारितीय प्रतिघात को, और इसका सूत्र होता है 1/ωc, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 FC। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें C धारिता है, इसके अलावा F जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, XC यहाँ पर धारितीय प्रतिघात है। इसके बाद प्रेरण प्रतिघात, इसका सूत्र हम लोग लिखते हैं XL बराबर ω_L, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पर 2πfL। तो XL यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात है, L प्रेरकत्व है, और F जो है यहाँ पर आवृत्ति होती है। इसके बाद ध्यान दीजिए प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को हम लोग लिखते हैं Z से, इसका सूत्र ध्यान दीजिए V/I प्रयोग करते हैं, या फिर इसके अलावा V नॉट बटे I नॉट भी प्रयोग किया जाता है, या फिर Vrms बटे IRms। तो ये यहाँ पर प्रतिबाधा के सूत्र, यानी कि अगर वोल्टेज और धारा दी गई तो आपको ये सूत्र प्रयोग करना है। अगर वोल्टेज और धारा के महत्तम मान दिए गए तो Z बराबर आपको V नॉट बटे I नॉट प्रयोग करना है। अगर वोल्टेज और धारा के वर्ग माध्य मूल मान दिए गए तो आपको फिर ये सूत्र प्रयोग करना है इसमें। और Z यहाँ पर प्रतिबाधा होती है, और इसका मात्रक जो होता है वो ओम होता है, याद रखिएगा प्रतिबाधा का मात्रक ओम। और अगर इसका हम लोग यहाँ पर विमीय सूत्र लिखें तो ध्यान दीजिए इसका विमीय सूत्र होता है mL² T⁻³ और A⁻²। ये Z का विमीय सूत्र होगा। अब इसके बाद विभिन्न प्रकार के AC परिपथ, AC का मतलब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं। केवल प्रतिरोध वाला परिपथ, यानी कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R जुड़ा हो
तो उस समय वहाँ पर जेड यानी कि प्रतिबाधा, उसका मान जो होता है वो आर के बराबर होता है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होगा, और वहाँ पर कला कोण यानी कि फाई जो होता है इसका मान 0 डिग्री होगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है केवल प्रेरकत्व वाला परिपथ, यानी कि जब परिपथ में केवल एल सर्किट जुड़ा हो, एल यानी कि स्वप्रेरण गुणांक कह सकते हैं या फिर प्रेरकत्व बोल सकते हैं, तो उस समय जो जेड होता है उसका मान प्रेरण प्रतिघात यानी कि एक्स एल के बराबर, या फिर आप कह सकते हैं ओमेगा एल के बराबर, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो कला कोण यानी कि फाई होता है इसका मान -π/2 होता है, याद रखिएगा, फाई बराबर -π/2, यानी कि धारा कला में जो है वो आरोपित विभवांतर से π/2 कोण पीछे होती है। याद रखिएगा, धारा कला में जो है आरोपित विभवांतर से π/2 कोण पीछे होती है। इसके बाद अगला है केवल धारिता वाला परिपथ, जिसमें केवल सर्किट सी जोड़ा गया हो। तो केवल धारिता वाला परिपथ जब होता है तो वहां पर प्रतिबाधा सी बराबर प्रयोग करते हैं एक्स सी, या फिर इसके बराबर अभी आपको बताया गया था ओमेगा सी, इतना प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो कला कोण यानी कि फाई होता है इसका मान होता है +π/2, तो इसमें धारा कला में जो है वो आरोपित विभवांतर से π/2 कोण आगे होती है और उसमें पहले वाले में पीछे होती थी। इसके बाद आर एल परिपथ, यानी कि जब प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों जोड़े गए हों तो वहां पर प्रतिबाधा यानी कि जेड, इसका सूत्र हम लोग प्रयोग करते हैं जेड बराबर √r² और प्लस में होता है XL², या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर √r² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसमें यहाँ पर जब हम लोग कला कोण प्रयोग करेंगे यानी कि फाई, तो इसके लिए सूत्र प्रयोग करते हैं फाई बराबर tan इनवर्स XL/R, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और धारा कला में विभवांतर से ये जो है tan इनवर्स XL/R पीछे है। इसके बाद आर सी परिपथ, यानी कि जब प्रतिरोध आर और धारिता सी दी गई हो परिपथ में, तो फिर वहां पर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं जेड बराबर √r² प्लस XC², या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं r² प्लस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो फाई का मान यूज करते हैं वो होता है tan इनवर्स XC/R, ये यहाँ पर कला कोण का यूज किया जाता है। और इसके बाद LC परिपथ अगर दिया होगा तो LC परिपथ में हम लोग प्रयोग करते हैं Z बराबर X बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग लिखते हैं XC डिफरेंस XL, इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें कला कोण यानी कि जो फाई है उसका मान हम लोग प्रयोग करते हैं tan इनवर्स X/R, इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करते हैं X/R, या फिर बराबर आप लिख सकते हैं इसमें π/2, कोण जो है वो आगे होता है, यानी कि धारा कला में जो है वो विभवांतर से π/2 कोण आगे है। और यदि कंडीशन लेकिन ये होनी चाहिए वहाँ पर XC इज ग्रेटर देन XL, उस समय तब और पीछे होगा जब यहाँ पर XC इज लेस देन XL, यानी कि धारा कला में जो है विभवांतर से π/2 कोण आगे होगी यदि XC इज ग्रेटर देन XL। XC का मतलब यहाँ पर धारितीय प्रतिघात और XL का मतलब प्रेरण प्रतिघात, और अगर XC का मान कम है XL से तो फिर वहां पर वो पीछे हो जाएगा। इसके बाद LCR परिपथ, LCR परिपथ में प्रतिबाधा होती है Z बराबर √r² प्लस XC डिफरेंस XL का होल स्क्वायर, इस प्रकार प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो कला कोण प्रयोग करते हैं वो होता है tan इनवर्स XC डिफरेंस XL और बट्टे में यहाँ पे लिखते हैं R, इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद है AC परिपथ में वह शक्ति अथवा सामर्थ्य, AC यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो इसमें पहली कंडीशन दी गई जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध है, तो जब शुद्ध प्रतिरोध होता है तो उस समय औसत व्यय शक्ति को लिखते हैं P बार से, इसका सूत्र होता है V RMS इंटू I RMS, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। इसके बाद दूसरी कंडीशन है जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व तो दोनों हों, तो जब दोनों होते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं P बार बराबर
VRMS इंटू IRMS और इंटू में होता है cos फाई। फिर इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो cos फाई दिया गया है तो वही यहाँ पे लिखा गया है। cos फाई जो दिया गया था इसका मान r बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं r/z। इसके बाद है LC परिपथ में दोलन आवृत्ति। तो इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो F यहाँ पर दोलन आवृत्ति है, L यहाँ पर प्रेरकत्व है और C यहाँ पर धारिता है। इसके बाद है श्रेणी अनुनादी परिपथ। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति होती है F बराबर ω/2 पाई, या फिर लिखते हैं 1/2 पाई अंडर रूट LC। इस प्रकार से इसका सूत्र प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समांतर अनुनादी परिपथ, इसका सूत्र भी वही होता है, यानी कि 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो यही श्रेणी अनुनादी परिपथ का भी होता है और यही समांतर अनुनादी परिपथ का भी होता है। इसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता का हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है इसमें निर्गत शक्ति और बटे में होता है निवेशी शक्ति। याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति, ये इतना होता है यहाँ पर। और ट्रांसफार्मर की दक्षता इसको हम लोग लिखते हैं ईटा से, और इसका सूत्र होता है VS इंटू IS, VS इंटू IS, इसका मतलब निर्गत शक्ति, और बटे में लिखते हैं VP इंटू IP, यानी कि निवेशी शक्ति। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे IP और IS, P का मतलब प्राइमरी और S का मतलब सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में जो है किसी क्षण धाराएं, और यहाँ पर ये प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में यहाँ पर वोल्टेज यानी कि विभव दिया गया है आपको। तो इसमें पहला सूत्र है विस्थापन धारा का। तो विस्थापन धारा को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर ID से। इसका सूत्र होता है ID बराबर एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद यहाँ पर होता है D फाई E बटे DT। तो ये यहाँ पर विस्थापन धारा का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ID विस्थापन धारा है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता है, इसके अलावा D फाई E यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन है, यानी कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन, और DT यहाँ पर समयांतराल है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला दिया गया है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। तो ये नियम हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन सदिश B इंटू DI, ये भी सदिश होगा। इसके बाद बराबर, इसमें यहाँ पर होता है म्यू नॉट, इसके बाद IC प्लस ID, इतना होता है। तो ये एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है। तो यहाँ पर सदिश B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ध्यान दीजिए म्यू नॉट आपको दिया गया है यहाँ पर, यानी कि ये निर्वात की चुंबकशीलता। IC इसको बोलते हैं चालन धारा, और ID इसको अभी आपको बताया गया है विस्थापन धारा। इसके बाद है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाणों में संबंध। तो ध्यान दीजिए, इसका सूत्र हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि E बटे B बराबर C। यहाँ पर ये इतना होता है E बटे B और ये C। या फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है E नॉट बटे B नॉट बराबर C। तो यहाँ पर जो C दिया गया है, ये C प्रकाश की चाल होती है। इसके अलावा यहाँ पर E नॉट और B नॉट, E नॉट का मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का आयाम और B नॉट का मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, लेकिन नॉट लगा है इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसे कि ये यहाँ पर आपको अधिकतम आयाम दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर E नॉट इसका मतलब ये महत्तम आयाम है वैद्युत क्षेत्र का, और B नॉट का मतलब ये महत्तम आयाम है चुंबकीय क्षेत्र का। इसके अलावा E बटे B इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम और B यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, और C जो होता है वो प्रकाश की चाल होती है। इसके बाद है विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो अब ध्यान दीजिए, तो इसमें यहाँ पर हम लोगों को तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध लिखना है। तो इसके लिए हम लोग सूत्र प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यू बराबर C बटे लेमडा। तो यहाँ पर ये सूत्र होता है, इसको बोलते हैं न्यू, ये होती है तरंग की आवृत्ति, लेमडा तरंग की तरंग दैर्ध्य, और इसके अलावा C जो होता है वो प्रकाश की
चाल होती है यहाँ पर। यही सूत्र आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि C बराबर न्यू लेमडा। तो यहाँ पर ये लेमडा इधर गुणे में आ जाएगा, तो ये सूत्र इस प्रकार आ जाएगा C बराबर न्यू लेमडा। या फिर अगर यहाँ पर हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के फोटान की ऊर्जा के रूप में लिखेंगे, तो फोटान की ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर H न्यू। या फिर आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर H न्यू बराबर C बटे लेमडा, यानी कि HC अपान लेमडा। तो ये सूत्र यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग के फोटान की ऊर्जा का हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल I से। ये सूत्र हो जाएगा I बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद E नॉट स्क्वायर इंटू C इतना होता है। तो I यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया है एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता होती है। E नॉट आपको अभी यहाँ पर बताया गया था कि विद्युत क्षेत्र का महत्तम आयाम और C प्रकाश की चाल। इसके बाद अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल u, इसके ऊपर ये लगता है बार, u बार से, और इसका सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 यहाँ पर होता है B नॉट स्क्वायर, और फिर बटे में यहाँ पर होता है म्यू नॉट स्क्वायर। तो ये सूत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व का होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, म्यू नॉट जो दिया गया है ये निर्वात की चुंबकशीलता होगी। इसके अलावा E नॉट आपको दिया गया है यहाँ पर, ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का महत्तम आयाम, B नॉट चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम आयाम होगा। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।